जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में शासन के 3 प्रमुख अंग हैं। एक को हम कार्यपालिका, दूसरे को हम विधायिका और तीसरे को हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का जो कार्य है वो है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना और विधायिका का काम है कार्यपालिका के बनाए हुए कानूनों को लागू करना। और अगर विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। मतलब न्याय करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका के पास है। ठीक है। और भारत में जो है वो न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब कि पूरे भारत के लिए एक ही न्यायपालिका है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो चाहे जैसा मध्य प्रदेश के लिए न्याय करेगा वैसा ही वो उत्तर प्रदेश के लिए करेगा। लेकिन न्यायपालिका को 3 चरणों में बांटा गया है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और देश के स्तर पर राष्ट्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो न्याय का जो है वो अंतिम स्थान है। न्याय का जो है वो अंतिम स्थान है। मतलब कि जो न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय है। तो उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत का सबसे ऊपरी न्यायालय है। क्या कहें कि न्याय प्रणाली में सबसे ऊपर आता है और ये भारत में न्याय प्राप्त करने की जो है वो अंतिम जगह है। ठीक है। इसके बाद फिर न्याय नहीं होता है। यही न्याय जो है वो संपूर्ण हो जाता है और यहाँ से न्याय करने वाले न्यायाधीशों को न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यहाँ के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, यहाँ के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मूल संविधान से अगर हिसाब से इनकी बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। क्योंकि आर्टिकल 53 यही कहता है, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। ठीक है। तो फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। ठीक। लेकिन समय के साथ बदलाव हुए या कहें समय ने करवट ली और 90 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति या कहें मंत्रिमंडल की शक्तियों को शून्य कर दिया नियुक्ति के मामलों में। इस और जिस व्यवस्था को अपनाया उसी व्यवस्था को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। मतलब जब मंत्रिमंडल और या राष्ट्रपति की शक्तियों को शून्य कर दिया गया नियुक्ति के मामले में, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में जो उन्होंने एक प्रणाली बनाई उस प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। तो आज यहाँ टॉपिक जो है वो कॉलेजियम प्रणाली ही है। कॉलेजियम प्रणाली जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ये इसका विकास हुआ है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। कॉलेजियम प्रणाली जो है वो अनुच्छेद 124 जो है संविधान का उसके तहत है। क्योंकि अनुच्छेद 124 का में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और 124 के खंड 2 में ये कहा गया है कि न्यायाधीशों की उसमें नियुक्ति, कार्यकाल, ठीक है, और पदत्याग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। ठीक है। और कॉलेजियम का संबंध जो है मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसी खंड में मूल रूप से ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन यह अपने कोई मन से नहीं करेगा। इसके लिए उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। लेकिन किससे परामर्श करेगा यह संविधान में नहीं लिखा है, यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर
अगर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी तो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही परामर्श करना होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही परामर्श करना होगा। ठीक है, ये कहा गया है। मतलब कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अगर अन्य किसी न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट को हों, तो उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करना ही होगा। जो परामर्श शब्द है यह स्वयं में एक भारतीय न्यायपालिका में एक विवादित शब्द है। इस पर काफी विवाद रहा है और विवाद का कारण इसलिए रहा है कि इसमें परामर्श का अर्थ क्या है। परामर्श का अर्थ सहमति है, ठीक है, या फिर परामर्श का मतलब केवल परामर्श है। कुछ लोग परामर्श को समझते हैं कि ये सहमत है, सहमत का यानी कि राष्ट्रपति जो के लिए परामर्श शब्द बाध्य है, जबकि कुछ लोगों को बस एक परामर्श की तरह है जिसे मानना राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है, उसे माने ना माने। तो बल्कि परामर्श का शब्द का मतलब होता है कि सिर्फ सलाह देना, मानना ना मानना राष्ट्रपति निर्भर करता है। अगर परामर्श शब्द का अर्थ सहमति है तो फिर राष्ट्रपति के लिए परामर्श मानना बाध्य हो जाता है। दरअसल भारत के संविधान में कोई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। इसलिए वर्षों से एक परंपरा विकसित हुई कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी वो उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के समय जो भी अन्य न्यायाधीशों में जो सबसे वरिष्ठ होगा वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। मतलब कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में केवल न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त वाले दिन जो भी न्यायाधीश सबसे वरिष्ठतम होता है उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 1973 को भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश MS सीकरी रिटायर हुए। SM सीकरी जो हैं वो रिटायर हुए। तब इस परंपरा का पालन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जो वरिष्ठता के क्रम में थे उनके नाम जो वरिष्ठता के क्रम में थे वो थे जस्टिस हेगड़े, JM सेलेट और AN ग्रोवर। ये तीन लोग वरिष्ठ थे, लेकिन इन तीनों को दरकिनार करके AN रे को भारत का 14वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आदित्यनाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, क्योंकि ये तीनों न्यायाधीश जो थे वो AN रे से अधिक वरिष्ठ थे, लेकिन इनको चुनकर राष्ट्रपति ने AN रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। इसीलिए इन तीनों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन यही प्रक्रिया 1977 में फिर दोहराई गई, 1977 में फिर दोहराई गई, जब AN रे रिटायर हुए और वो जब उस समय सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनका नाम था न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना। उन्हें भी नहीं चुना गया और उनके स्थान पर मिर्जा हिमादुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, जिसके विरोध में हंसराज खन्ना ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। बाद में जब हिदायतुल्लाह बेग जो रिटायर हुए, उसके बाद फिर वरिष्ठता के सिद्धांत को फिर परंपरा को पालन किया गया और YV चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और यहाँ से फिर वरिष्ठता का नियम का फिर से पालन किया जाने लगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में कहा था कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को हमेशा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अगर वह नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं है तो नहीं किया जाएगा। और कोर्ट की इसी बात को से व्याख्या से जज और चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर संदेह हो गया और साथ में ही
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच काफी टकराव भी हुआ। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच काफी टकराव हुआ। इन टकरावों के लिए कई वाद आते हैं। एक तो आता है फर्स्ट जजेस केस या फर्स्ट न्यायाधीश केस, उन्नीस सौ 81। दूसरा आता है दूसरा न्यायाधीश केस 1993। तीसरा न्यायाधीश केस जो आता है वो है 1998 और चौथा न्यायाधीश केस जो आता है वो आता है 2015। तो ये चार न्यायाधीश केस जो है वो कॉलेजियम प्रणाली को एक आकार प्रदान करते हैं। ठीक है। और जो बात है कि जब यह सब जो कॉलेजियम प्रणाली का उदय जो है उसकी शुरुआत जो है पहले न्यायाधीश केस के साथ होती है। ठीक है। अब सन 1993, 1998 और 2015 में के वादों के जरिए न्यायपालिका जो ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को विकसित किया। अगर पहले न्यायाधीश केस की बात करें तो उस समय दो न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण पर सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए वकीलों ने उच्च न्यायालय में बहुत सारी रिटें फाइल कर रखी थी और साथ में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए। कई याचिकाओं में एक एसपी गुप्ता जो थे, कई केसों में जो एसपी गुप्ता थे, एसपी गुप्ता ने भी कई याचिका दायर कर रखी थी जो हाई कोर्ट के एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील थे। इन याचिकाओं की वैधता को कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनौती दी और इस तरह जो फर्स्ट न्यायाधीश केस को एसपी गुप्ता बनाम भारत केस के नाम से भी इसे रजिस्टर्ड किया गया। 30 दिसंबर 1981 को सर्वोच्च न्यायालय ने 4:3 से अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, 4:3 से निर्णय सुनाया और इस फैसले में जो बताया था कि परामर्श शब्द, ठीक है, परामर्श शब्द को सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति नहीं, मतलब परामर्श को सहमति नहीं मानी बल्कि उसे परामर्श ही माना, मतलब कि परामर्श ही माना, सहमत नहीं माना। या और कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है बल्कि यह विचारों का आदान प्रदान है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं फर्स्ट न्यायाधीश केस में सर्वोच्च न्यायालय ने के फैसले से, ठीक है, फैसले से राष्ट्रपति के पास यह शक्ति बनी रही कि वह परामर्शदाताओं के विचारों को ओवरसाइड कर सकते थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 11 से 12 साल बाद एक मामला फिर आया जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ, जिसे दूसरे न्यायाधीश केस के रूप में जाना जाता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एसपी गुप्ता के जो फैसला दिया गया था इसको उन्होंने पलट दिया और या फिर उसे कहे उसे खारिज कर दिया। और इस वाद में, दूसरे वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श शब्द को हटाकर इसे सहमत शब्द कर दिया और सहमत शब्द कर दिया। इस निर्णय से परामर्श का अर्थ सहमति हो गया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचार विमर्श के बाद ही सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति का काम बस जो है उस सिफारिश को कानूनी जामा पहनाना होगा। और यही वो मामला है जिससे कॉलेजियम प्रणाली का उदय हुआ। इसके बाद जो है वो तीसरे न्यायाधीश मामला होता है। यह मामला केवल दूसरे मामले का जो है वो विस्तार मात्र है, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाया गया है क्योंकि इसके माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली में कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए थे और प्रावधान ये थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करनी होगी। अगर 2 का भी मत पक्ष में नहीं है तो नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेजी जाएगी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा और ट्रांसफर के लिए 4 न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा और साथ में ही ट्रांसफर के लिए या कहें स्थानांतरण के लिए
उन्हें उन उच्च न्यायालयों से भी सलाह लेनी होगी जहां से किसी व्यक्ति को भेजा जाना है और जहां पर वो जाएगा। ठीक है, दोनों हाई कोर्ट से परामर्श करना होगा। ठीक है, तो यही जो है वो 5 न्यायाधीशों का कॉलेजियम है जो आज भी चल रहा है, लेकिन इस पर विवाद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। और खत्म न होने का सबसे मुख्य कारण ये है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो है वो पारदर्शिता नहीं है। तो इसी कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता लाने के लिए 2014 में 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया और जिसके तहत न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और उसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 124 का, 124 खा, 124 गा को संविधान में डाला गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई और उन्हें चतुर्थ न्यायाधीश मामले 2015 में जो हुआ था फोर्स जज केस, इसके तहत इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया और इसे असंवैधानिक बताया। ठीक है, जो इसमें जो फैसला आया था वो भी 4:1 से ही आया था। ठीक है, रद्द कर दिया। तो कुल मिला के यही कॉलेजियम सिस्टम है जो समय में विवादित सिस्टम का रूप ले चुका है। लेकिन सवाल वही आता है कि आखिर 99वां संवैधानिक संशोधन क्या था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? क्या उसके जरिए सुधार आ सकता था? ठीक है, या इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचती थी? जैसा कि अभी पढ़ा था कि कॉलेजियम प्रणाली स्थापित करके सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को विकसित किया। ठीक है, जो न्यायपालिका की दृष्टि से, स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम था, लेकिन कुछ चीजें इसकी बुरी थी। जैसे कि अगर बुरी बात करें तो पारदर्शिता का अभाव, पारदर्शिता का अभाव। ठीक है, क्योंकि आम जनता को न्यायाधीशों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि किसको नियुक्त किया जा रहा है और क्यों नियुक्त किया जा रहा है, यह सब एक रहस्य बनकर रह जाता है। दूसरा है लोकतंत्र का अभाव, लोकतंत्र का अभाव। लोकतंत्र जो है वो चेक एंड बैलेंस पर कार्य करता है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों एक दूसरे के काम में अनावश्यक दखल नहीं देते हैं, लेकिन एक जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को करेक्ट करते हुए चलते हैं। क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका न के बराबर है, जिससे एक लॉबी का जन्म हुआ जो अपनी पसंद के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बल देता है। तीसरा है जवाबदेह ना होना, जवाबदेह ना होना। ठीक है, चाहे जितने भी हम व्याख्या कर लें, न्यायपालिका भी जो है वो सरकार का ही एक हिस्सा होता है और अंततः जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मिली अथाह शक्तियों ने कहीं ना कहीं न्यायपालिका को गैर जवाबदेही बना दिया है। इन्हीं सब के कारण सरकार ने 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जो 99वें संवैधानिक संशोधन के तहत अमल में लाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 124 में संशोधन किया गया और 124A, 124B और 124C जोड़े गए। 124A जो था वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में था, जिसमें यह बताया था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक आयोग जो है नामक एक आयोग होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा और उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य होंगे। भारत का न्याय मंत्री या कहें कानून मंत्री इसका पदेन सदस्य होगा, मतलब कि भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और 2 अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम होंगे और भारत के कानून मंत्री और एक कमेटी बनेगी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, ये 3 लोग मिलकर, ठीक है,
दो अन्य सदस्यों को नामित करेंगे, दो सदस्यों को मनोनीत करेंगे, दो अन्य सदस्यों को मनोनीत करेंगे। और ये दो सदस्य जो हैं, एक बार मनोनीत होने के बाद ये दोबारा मनोनीत नहीं हो सकते, ये दोबारा मनोनीत नहीं हो सकते। तो 124A जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में था। दूसरा जो था 124B, यह आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। यह बताता है कि भारत, इसका जो कार्य होगा, इसके 3 कार्य होंगे। पहला कार्य ये होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगा। दूसरा जो है इसका कार्य जो होगा वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करने के लिए सिफारिश करना। तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति जिसकी सिफारिश की गई है क्या वह पात्र है या सक्षम है या फिर सत्यनिष्ठ है या नहीं है। ठीक है, तो आयोग के कार्य जो हैं वो 124B में है। आयोग की संरचना 124A में थी और 180 में जो है इसमें संसद को यह शक्ति दी गई कि वह न्यायपालिका से संबंधित कानूनों को बना सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक कहकर समाप्त कर दिया और इसके पीछे उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक कारण बनाया। ठीक है, न्यायिक नियुक्तियों में राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश को ध्यान में रखना, राय को ध्यान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली इस समय प्रभाव में है। इसलिए सीजेआई की राय जो है वो सर्वोच्च सरकार के लिए बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कॉलेजियम के साथ उचित परामर्श के बाद ही सीजेआई की राय का गठन किया जाना चाहिए। अगर 2 जज भी प्रतिकूल राय देते हैं तो सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। भारत में कॉलेजियम प्रणाली देश की न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण विकास करने में योगदान था इसका, और न्यायिक व्याख्या के माध्यम से शुरू की गई इस प्रणाली ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर खासकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए। वर्षों से कॉलेजियम प्रणाली प्रशंसा और आलोचना दोनों के अधीन रही। कई अधिवक्ताओं का तर्क है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता और न्यायिक कौशल पर आधारित है। यह न्यायपालिका की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखती है, जबकि कुछ आलोचकों को कहना है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। ठीक है, कि इसमें कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है और ज्यादातर लोग न्यायिक प्रक्रिया में अधिक खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद भी कई मौकों पर कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत को माना है। तो ये थे हमारा आज का कॉलेजियम पद्धति।